गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट इस थ्योरी को सुने और कॉपी में लिखें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अपना नाम। नेम में मैं लिख दे रहा हूँ NAM, नेम में लिख दे रहा हूँ। ये मेरा नाम हुआ, है ना। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका एक वीडियो में तो नहीं कवर होगा, बहुत सारा वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे मैं इसको समझाऊंगा। फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा, है ना, पूछ सकते हैं इस नंबर पर। 80 25 23 38 36, ये मेरा फोन नंबर है। कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं, है ना। और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7321961289। आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में भी आपका प्रॉब्लम्स क्या है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। तो कंपनी अकाउंट्स में, है ना, टॉपिक क्या है, कंपनी अकाउंट्स। आज का टॉपिक क्या है, कंपनी अकाउंट्स, है ना। उसमें क्या पढ़ा रहे हैं आज, इशू ऑफ शेयर्स, है ना। मैं यहाँ पर हेडिंग बना दे रहा हूँ, हेडिंग दे दे रहा हूँ रेड पेन से, है ना, ठीक है। कंपनी कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये पढ़िए। इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट में पढ़िए, इशू ऑफ शेयर्स। बहुत कुछ पढ़ना है कि इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो पढ़ना है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एक। दूसरा काइंड्स ऑफ कंपनी को जानना है। तीसरा है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स को जानना है ना। फिर प्रेफरेंसेस और इक्विटी शेयर में क्या अंतर है उसको जानना है। और शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, इसके कितने तरह के टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, ये सब को जानना है। और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट को जानना है ना। कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है ना। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को पढ़ना है। प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल को पढ़ना है, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर एट पार एंड प्रीमियम को पढ़ना है ना। इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश को पढ़ना है। कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन को पढ़ना है। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन को पढ़ना है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन को पढ़ना है। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स को। ये हुआ इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब इशू ऑफ शेयर टॉपिक हुआ हेडिंग। इसके अंदर में आप क्या क्या सीखेंगे, तो क्या क्या सीखेंगे तो मैंने आपको बता दिया है। पहला आप सीखेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। दूसरा सीखेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, है ना। काइंड्स ऑफ कंपनी में आप क्या जानना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है ना। फिर है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, आपको मैंने बता दिया। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा यहाँ से, है ना। आपको पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ। टॉपिक यही है, देखिए। मीनिंग, मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ ए कंपनी। कंपनी का आशय क्या, मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय कंपनी। डिफाइन मीनिंग ऑफ ए कंपनी, COMPANY, कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक लिख दीजिए, ठीक है। कंपनी क्या है,
तो देखिए लिख दे रहे हैं, देखिए मैं इसको समझा भी देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप forms, forms of business organization, business, sole proprietorship and partnership forms of business organization। इसका मतलब भी समझाना ना, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Sole proprietorship and partnership forms of business organization would not meet, है ना, would not meet, would not meet the ग्रोइंग डिमांड्स। ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, कर पाता है ना, ठीक है। ग्रोइंग टू मीट द ग्रोइंग, GROWINGS, ग्रोइंग डिमांड्स। ये सोल प्रोप्राइटर जो है एकाकी व्यापार और पार्टनरशिप साझेदारी व्यापार, है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म्स है। सबसे पहला फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद पार्टनरशिप दूसरा फॉर्म से। लेकिन ये जो आज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो डिमांड है बढ़ते जा रहा है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा व्यापारी होता है, तो छोटा व्यापार होता है, तो छोटा छोटा व्यापार में जो बिजनेस का जो डिमांड होता है, बड़े बड़े बिजनेस का डिमांड पूरा नहीं कर पाएगा, कर पाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोगों के पास पूंजी कम होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है ऑफ ए वेरी बिग बिजनेस, ऑफ ए वेरी बिग बिजनेस, वेरी बिग बिजनेस, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन। कुछ कारण होगा क्यों नहीं पूरा कर पाता है ना, डिमांड्स को, बड़े बड़े बिजनेस का डिमांड्स को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इनके पास कुछ कारण है नहीं होने का, तो उसको लिख दीजिए बिकॉज ऑफ देयर, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस सच एज, है ना, सच एज। देखिए इनके पास पूंजी बहुत कम होता है, जो छोटा व्यापारी है ये ना, तो इनके पास पूंजी की कमी के कारण ये व्यापार बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं। सच एज लिमिटेड कैपिटल, सच एज लिमिटेड, सच एज लिमिटेड कैपिटल, है ना। ये लोगों के पास पूंजी बहुत कम होता है, तो ये छोटे व्यापारी कहलाते हैं ना। इसलिए जो बड़ा ग्रोइंग डिमांड्स है, बिजनेस को अधिक एक्सटेंशन करना है, बड़ा बड़ा बिजनेस करना है, तो ये वहां पर सक्सेस नहीं है, क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत कम होता है ना। एक और दूसरा बात ये भी लिख दीजिए, लिमिटेड, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल, मैनेजरियल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी लिखते जाएंगे स्टूडेंट्स आप लोग भी, है ना। मैनेजरियल आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है ना, इसको लिखिए तब समझ में आएगा। मैनेजरियल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है, कॉमा दीजिए। दूसरा है, एक और कारण है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड अदर ड्रॉबैक्स, अदर ड्रॉबैक्स, अदर ड्रॉबैक्स। यही सब कारण है ये डिमांड्स को एक बड़ा व्यवसाय नहीं कर पाता। छोटा व्यापार के लिए ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स वो डिमांड को, बड़े व्यवसाय की डिमांड को क्यों फुलफिल नहीं कर पाता, क्योंकि उनके साथ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे उनके पास जो है ना, कैपिटल बहुत कम होता है, छोटा कैपिटल होता है,
मैनेजरियल एबिलिटी जो होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति व्यापार कर रहा है ना, और उनका मैनेजरियल एबिलिटी बहुत कम होने के कारण भी ऐसा व्यापार बड़े व्यापार के लिए सक्सेस नहीं कर पाता है ना, और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, उसके कारण भी ये व्यापार को सक्सेस नहीं कर पाता, बड़े व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने फिर यहाँ लिखा देयर फोर, देयर फोर, ठीक है, देयर फोर ए कंपनी, देयर फोर ए कंपनी फॉर्म, कंपनी कैसे बना उसी के बारे में बताया जा रहा है। देयर फोर ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, organizations came into existence, came into came into existence, लिखिए came into existence, आराम से लिखिए, पहले एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को समझिए बढ़िया से, थोड़ा टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे बताया जा रहा है ना, तो पढ़ाने का मतलब स्लो थोड़ा सा समझाना है, जो छोटा सा कमजोर बच्चा भी समझ सके। Therefore, a company form a business organization came into existence to do away, to do, देखिए, to do away, to do away with the defects, defects of, है ना, sole, sole proprietorship, sole proprietorship, है ना, sole proprietorship and partnership forms, and partnership forms of business organization, of business organizations, business organizations, ये हुआ आपका ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ कमी के कारण, है ना, जो सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप का जो लिमिटेशंस था, जो समस्याएं कारण पार्टनरशिप का जन्म हुआ, ये कंपनी का जन्म हुआ, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें कुछ कमी थी, कुछ डिफेक्ट थे, कुछ समस्याएं थी, कुछ डिमेरिट्स था, जिसके चलते तो ये लोग बड़े व्यापार नहीं कर पा सकते, है ना, बड़े व्यापार नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण क्या है, तो इनके पास लिमिटेड कैपिटल है ना, और मैनेजरियल एबिलिटी भी बहुत लिमिटेड है, और उनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, तो ये सब किसी कारण सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकता है ना, तो बड़ा व्यापार करने के लिए, बड़ा बिजनेस, बिग बिजनेस को करने के लिए, है ना, आपको कंपनी का कंपनी का फॉर्मेशन करना पड़ा, है ना, तो इसी के बारे में मैंने लिखा है, और उसके बाद यहाँ लिखिए आप तो लाइन और पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं दूसरी लाइन से लिख देता हूँ, लिखिए ए कंपनी, ए कंपनी इज ए वॉलंटरी, इस लाइन को याद रखिए, कंपनी इज ए वॉलंटरी, VOLUNTRY, voluntary, company is a voluntary association, a company is a voluntary association, a company is a voluntary association, संघ, association of persons formed, इसका निर्माण होता है, a company is a voluntary association of persons formed through the process of law। अच्छा, देखिए यहाँ पर है कैसे निर्माण होता है, तो उसके बारे में, यानी कि इसका निर्माण कानूनी तरह से होता है ना, इसका निर्माण जो है कानून के माध्यम से होता है, उसी को मैं लिख रहा हूँ। क्यों करते हैं, फॉर दी, ठीक है, इसको लिखिए,
for the purpose of the for the purpose of carrying carrying on some business ये हुआ आपका, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म थ्रू दी प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब ये स्वेच्छा से बनाया हुआ व्यक्तियों का एक समूह है, और वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा होता है, और ये इसका निर्माण जो होता है वो कानून के द्वारा होता है, एक प्रोसेस ऑफ लॉ है। जैसे कि पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा पूंजी लगाकर छोटा व्यापार कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी उतना कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर उसको चला सकते हैं। लेकिन कंपनी को बनाने में, है ना, कंपनी को बनाने में कानूनी प्रक्रिया होती है ना। ये इसका निर्माण जो होता है प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर होता है, कानून के आधार पर होता है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशंस को भी लिख दीजिए, है ना, डिफिनेशंस को लिखिए। ठीक है, डिफिनेशंस टी डिफिनेशंस DEFINITIONS डिफिनेशंस। ठीक है, डिफिनेशंस लिखिए, ज्यादा ना, एक दो डिफिनेशंस लिख लीजिए, काफी है ना। देखिए एक डिफिनेशन जो है, एक डिफिनेशन लिख लीजिए नंबर वन लिखिए ना। ए कंपनी is a company is an artificial person, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है कंपनी, याद रखिए कंपनी का ऐसा पर्सन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसी डिफिनेशन से पूछ देगा, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल पर्सन, गलत हो गया स्पेलिंग, ARTIFI है, उसके बाद लिखिएगा, मिस्टेक हो गया था, करेक्शन कर लीजिए। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका निर्माण जो होता है कानून के द्वारा होती है। क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ, इसको याद रखिएगा, क्रिएटेड बाय लॉ। इसका निर्माण कैसे होता है, कानून के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, निर्माण कानून के द्वारा होता है। ठीक है, और हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसका एक अलग अस्तित्व होता है। हैविंग हैविंग सेपरेट entity with a perpetual succession succession and a common seal and a common seal इसका एक अपना अलग मोहर होता है ना। ठीक है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो उसका नाम लिखिए विद्वान का, प्रोफेसर हैने। सबसे ज्यादा डिफिनेशन यही दिए हैं, प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर हैने, HHANEY, हैने, याद रखिएगा डिफिनेशन। ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर हैने का डिफिनेशन है, और बहुत सारा डिफिनेशन, एक तो डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। अब आप ऐसा कीजिए, अब यहाँ पर उसके बाद लिखिए नंबर 2, हेडिंग बनाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। एक मिनट, सबको बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग भी नोट ऐसा कीजिएगा, छोटा छोटा लिख के, है ना। थ्योरी अगर आप बढ़िया से स्टडी किए हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थ्योरी अच्छा होना चाहिए, है ना। समझ में आया बात ना। थ्योरी का ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी पढ़िए, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला लिखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। ठीक है, नंबर 1 लिखिए। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा लिखिएगा, ये पहला पॉइंट हुआ, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा लिखिए, परपिचुअल एक्सिस्टेंस। PERPETUL, परपिचुअल एक्सिस्टेंस। तीसरा लिखिए, लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, और चौथा लिखिए, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है, चौथा में लिखिएगा कॉमन सील। तो सब डिफिनेशन से आ रहा है ना, कॉमन डिफिनेशन से ही सब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स निकला है। कॉमन सील, क्या, कॉमन सील। और पांचवा लिखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखिए ना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके जो अंश होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ना। इसके जो अंश होते हैं, कंपनी जो अंश होते हैं वो हस्तांतरणीय होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए इसको भी एक मिनट और एक पॉइंट देते हैं। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। फ्रॉम फ्रॉम ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आप लोगों को पॉइंट पढ़ के समझाते हैं। जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में मैं कुछ पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी को आप ध्यान से सुनेंगे जो पॉइंट है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या है, ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, इट कैन परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। कंपनी जो है वो संपत्ति को परचेज कर सकता है और सेल भी कर सकता है। वो कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम एंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने क्या पढ़ा, ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। है ना, मेंबर से वो अलग होता है। वो अपने नाम से, इट कैन परचेज एंड सेल दी प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम। कंपनी जो है अपने नाम से संपत्ति को परचेज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। कैन ओपन बैंक अकाउंट, वो बैंक में अपना अकाउंट भी खोल सकता है ना। एंड कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले सकता है। सिंस ए कंपनी हैज लीगल पर्सनालिटी, सबसे पहला बात तो ये, कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है ना, जो जिसका अस्तित्व उसके मेंबर से अलग होता है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर।
मेंबर से उसका अलग अस्तित्व होता है। ए क्रेडिटर ऑफ सच कंपनी कैन sue ओनली द कंपनी फॉर हिज डेट्स एंड नॉट फॉर इट्स मेंबर, है ना। अगर कंपनी का जो क्रेडिटर है वो कंपनी से लेगा, मेंबर से नहीं ले सकता है। मैं फिर एक बार दोबारा आप लोगों को, है ना, बोलना चाहता हूँ, आप ध्यान सुनेंगे। ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट and separate from its member. It can purchase and sell the properties in its own name, can open bank account in its own name, and can enter into contracts. Since a company has a legal personality distinct from that of its member, a creditor of such company can sue only the company for its debts and not for its members. ये हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है परपिचुअल एक्सिस्टेंस। इसको मैं थोड़ा सा आपको आप सुनेंगे। The existence of a company is not affected by the retirement, death, lunacy or insolvency of its member, है ना। कंपनी किसी शेयर होल्डर के रिटायरमेंट हटने से या इंसॉल्वेंट होने से उसका उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसके अस्तित्व में कभी कमी नहीं आती, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। The existence of a company is not affected by the retirement, death, लुनांसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। उस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं यानी शेयर होल्डर्स, उसके रिटायरमेंट से या डेथ होने से या इंसॉल्वेंसी होने से कंपनी में किसी प्रकार का उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो आउट, गो, शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, वो हमेशा चलते रहेगा। शेयर होल्डर आएगा जाएगा, कंपनी जो है अपना व्यापार करते रहेगा, अनलेस वॉन्ड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, जब तक कि कंपनी को समाप्त नहीं किया जाता है कंपनीज एक्ट पर, वो व्यापार करते रहेगा। यानी किसी शेयर होल्डर के रिटायरमेंट से, डेथ से या इंसॉल्वेंसी से कंपनी में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी अपना व्यापार करते रहती है, बिजनेस को चलाते रहती है ना। और ये बिजनेस कब खत्म होगा, जब तक कि उसका वाउंड अप नहीं होता है, मतलब उसकी समापन नहीं होती है। जो कंपनीज एक्ट, उसका समापन भी होता है, उसका वाउंड अप जो होता है वो कंपनीज एक्ट के आधार पर होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, लिखा था लिमिटेड लाइबिलिटी। दी एबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी है द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। दी लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, कंपनी का जो शेयर होल्डर है उनका लाइबिलिटी जितना वैल्यू तक का शेयर खरीदा वहां तक लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल, है ना, इफ दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इफ दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन ए कंपनी इज ₹10, अगर किसी कंपनी में, है ना, एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 एंड शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड ₹8 पर शेयर, और शेयर होल्डर जो है ₹8 ही दिया है, ही कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे नॉट मोर देन ₹2 पर शेयर। समझ में आया बात। चौथा नंबर में लिखिए कॉमन सील, है ना। कॉमन सील है ए कंपनी में और मे नॉट मेंटेन ए कॉमन सील इफ इट हैज ए कॉमन सील, इट इज एफिक्सेड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। पांचवा नंबर में है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। कंपनी का जो कैपिटल होता है ना, वो अंशों में विभाजित होता है, उसी को बोला जा रहा है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स, दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और ये जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं कुछ कंडीशंस के आधार पर, है ना। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, शेयर होल्डर्स आर दी ट्रू ऑनर्स ऑफ ए कंपनी, शेयर होल्डर्स आर दी ट्रू ऑनर्स ऑफ ए कंपनी, बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज एंड as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in the day-to-day management of the company. Therefore the company is managed by a board of director। कंपनी का जो प्रबंध का काम होता है किसके द्वारा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर दिन प्रत्येक मेंबर जो है हर मीटिंग्स में अटेंड कर दे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है जो शेयर होल्डर के द्वारा चुनाव किया जाता है। ये आपका छह कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको लिख लीजिए, है ना। और अब आपका मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ कंपनी। तो आज जो आप सीखे हैं मीनिंग ऑफ कंपनी और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो आप बढ़िया से लिखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल को दबाइए, है ना। और मैं
जिससे कि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा मैं बताऊंगा काइंड्स ऑफ कंपनी नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा काइंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है। मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब कल आप लोग लिखिएगा। ठीक है। थैंक यू।